हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक देश की प्रथम महिला शिक्षिका, जिसे जिन्हें राष्ट्रमाता भी कहा जाता था, जिनकी वजह से आज अगर कोई बेटी किताब हाथ में लेकर चल रही है, आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अपने सपनों की तरफ चल पा रही है, तो उसके पीछे सिर्फ समय नहीं है। ये समय की वजह से नहीं हुआ है कि समय चेंज हुआ, सदियाँ बदलीं और हमारे घर की बच्चियाँ आगे बढ़ीं, उनको शिक्षा मिली, वे अपने सपनों को पूरा कर पाईं। बल्कि एक संघर्ष का नाम है, जिन्हें देश की प्रथम महिला शिक्षिका भी बोला जाता है, राष्ट्रमाता भी बोला जाता है। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। आज हम सिर्फ एक जयंती नहीं मना रहे हैं, आज हम सिर्फ सावित्रीबाई फुले की एक जयंती नहीं मना रहे हैं, आज हम शिक्षा, समानता और साहस की कहानी सुन रहे हैं। हम आपको इस टॉपिक के थ्रू शिक्षा, समानता और साहस की कहानी भी सुनाएँगे। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज के दौर की लड़कियाँ आगे कैसे बढ़ीं, पहले क्या समय था, कैसे सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा ग्रहण की, कैसे उन्होंने प्रथम महिला विद्यालय भी खोला, कैसे उन्होंने सारी रूढ़वादिता को तोड़कर आगे शिक्षा ग्रहण किया, औरतों को शिक्षित किया, सब कुछ इस फुल वीडियो में मिलेगा। आप देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि ये पुण्य आत्मा, ये महान औरत सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव सतारा जिले में हुआ। उस समय समाज समझना ज़रूरी है कि उनके समय का समाज 1831 का समाज कैसा था। लड़कियों को शिक्षा को पाप माना जाता था। लड़कियां अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी तो उसको पाप की कैटेगरी में रखा जाता था। दलित और शूद्र वर्ग को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अगर पढ़ाई एजुकेशन जो है वो बड़े वर्गों तक ही सीमित था। महिला का जीवन सिर्फ घर तक सीमित था। वो घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले ने सवाल उठाया, अगर शिक्षा रोशनी है तो यह सिर्फ कुछ लोगों तक क्यों है? अगर शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है या एक रोशनी की तरह है, प्रकाश करती है, तो सिर्फ ये कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों है? सब लोग इसे क्यों नहीं अपना सकते हैं? सब लोग इसे क्यों नहीं पा सकते हैं? यही सवाल आगे चलकर सामाजिक क्रांति बना। सावित्रीबाई को उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने बहुत साथ दिया। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। इनके संघर्ष में सबसे ज्यादा योगदान इनके पति का था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जब वे स्कूल जाने के लिए शुरुआत की, तो उनका सफ़र बहुत मुश्किल था। जब वो स्कूल जाती थी, लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, गोबर मारते थे, पत्थर फेंकते थे। क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल जाना, वो भी शूद्र और दलित वर्ग की लड़कियों को स्कूल जाना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो लोग उन पर पत्थर उछालते थे, क्योंकि उस समय इस वर्ग के लड़के नहीं पढ़ते थे। लड़कियों को तो पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वो रोज़ एक अतिरिक्त साड़ी लेके निकलती थी, क्योंकि उनको पता था, लोग उनका अपमान करेंगे। उनको साड़ी गंदी होगी, लेकिन उनको स्कूल अपना छोड़ना नहीं चाहती थी। लोग जब मार देते थे, उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, वो अपनी साड़ी चेंज करके स्कूल जाती थी। हमेशा वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेके जाती थी, ताकि अपमान सहकर भी शिक्षा का दीप बुझने ना पाए। यह सिर्फ पढ़ाना नहीं था, यह सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना था। यह सिर्फ वो समाज को नहीं पढ़ाना चाह रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ या दलित वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ सकती है, कोई भी महिला पढ़ सकती है, बल्कि वह सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे रही थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, तो आगे मैं और औरतों को शिक्षित कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। सावित्रीबाई फुले सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वे महिला अधिकारों की पहली संगठित आवाज थी। उन्होंने महिला के क्या अधिकार होते हैं, ये महिलाओं को बताया। ये उनकी आवाज़ बनकर आगे आईं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे उन्होंने बाल विवाह के विरोध में काम किया कि बच्चों का विवाह कम उम्र में ना किया जाए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया उन्होंने। जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। दलित, शोषित और वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए उन्होंने आगे बढ़ के आवाज़ उठाया, उन्होंने काम किया। उन्होंने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह भी खोले, कि जिसको सहारा नहीं है, उनको मैं सहारा दूँगी। आप यहाँ पे आइए, अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए और छोटे-मोटे आप अपने काम कीजिए, जीवन यापन कीजिए। उनका संदेश साफ था, महिलाएँ कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर पीछे रखा गया, उन्हें जानबूझकर कमज़ोर समझा गया। अगर उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, शिक्षा दी जाए, तो वो भी आगे बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। उन्होंने अपनी बात सिर्फ कर्म से नहीं कही, कलम से भी उन्होंने अपनी बात कही। उनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य फूले, जो कि 1854 में आई। उनकी कविताओं का सार था, ज्ञान के बिना इंसान अंधा है और शिक्षा ही सच्ची मुक्ति है। आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप
एक अंधे हो, आपके सामने क्या हो रहा है, जैसे आपकी आँख बंद है तो आपके सामने क्या दुनिया चल रही है, क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आएगा। वैसे अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गलत, क्या सही, क्या कुछ हो रहा है। अगर आपको सच्ची मुक्ति चाहिए तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली। लोग मरीजों से दूर भाग रहे थे। बट उसी समय सावित्रीबाई फुले ने एक बीमार बच्चे को खुद कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसी सेवा के दौरान वे संक्रमित हुई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। यानी उन्होंने शिक्षा के लिए जिया और मानवता की सेवा करते हुए शहीद हो गईं। उन्होंने बस हमें शिक्षा का ही महत्व नहीं बताया, उन्होंने मानवता का भी पाठ पढ़ाया कि शिक्षा और मानवता साथ-साथ चलनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले से हमें क्या सीख मिलती है? अब हम ये देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले ने इतना काम किया महिलाओं के लिए, स्कूलें खोलीं, विद्यालय खोले उन्होंने और आश्रय गृह बनाए विधवाओं के लिए, बेसहारा के लिए। उनसे उनके जीवन से उन्होंने जो सारे काम किए, उनसे हमें क्या सीख मिलती है? सावित्रीबाई फुले को सिर्फ़ एक समाज सुधारक समझना अधूरा होगा। असल में उनका पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि संविधान बनने से पहले लोकतांत्रिक मूल्य कैसे जिए जाते हैं। आज हमारे पास संविधान है, आज हमको अपने राइट्स पता हैं। आज पता है कि हम क्या हमारे लिए क्या-क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के लिए क्या-क्या किए गए हैं प्रावधान। बट उस समय तो उनके कुछ नहीं था। तब भी उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्य जिए कि ये मेरा अधिकार है। उनसे सबसे बड़ी सीख हमें पहले नंबर शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसकी मिलती है। उन्होंने कहा अज्ञानता जो है वो शोषण की तरफ बढ़ाता है और जो आपकी शिक्षा होती है वो मुक्ति की तरफ बढ़ाती है। सावित्रीबाई फुले यह समझती थी कि जब तक व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, वह सवाल नहीं करेगा और जो सवाल नहीं करता उसी का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो औरतों विशेषकर आपके लिए ये है। आप कम से कम ये तो जानिए क्या गलत है, क्या सही है, आपको कहाँ सवाल उठाना है, चाहे वो आपके पति ही क्यों ना हो। समाज तो दूर है ना, पहले आप जिनके क्लोज़ हो, उनको तो समझिए आपने वो आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप उसको चुप्पी मत साधिए, आप सवाल करिए। आप आँख बंद करके उसको मत सहते रहिए। ये प्राचीन काल में होता था, आज की सदी में नहीं। लेकिन आज भी बहुत सारी औरतें उसी सदी में जी रही हैं, जिस सदी में सावित्रीबाई फुले जैसे महान औरतों ने औरतों को आगे बढ़ाने के लिए पता नहीं कितने बड़े संघर्ष किए। तब भी आज के समय में कुछ औरतें नहीं समझ पा रही हैं कि उनको सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपको नहीं नॉलेज है कि लेकिन आपको इतना नॉलेज है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आज के समय में इतना नॉलेज तो हो ही सकता है कि कुछ चीज़ तो गलत हो रही है। आप सवाल उठाइए। क्योंकि हमारे संविधान में भी प्रावधान है आर्टिकल 21 शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि बिना शिक्षा के ना तो समानता संभव है, न ही लोकतंत्र। अगर आप नहीं पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन अपने बेटी को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाइए क्योंकि आज तो हमारे पास संविधान भी है। वो हमें कहता है कि शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी कीमत पे आपको शिक्षा मिलेगी। चाहे वो जाति भी जिस जाति बिरादरी की औरत हो, अगर आप लोग नहीं पढ़ी-लिखी हो लेकिन अपने बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए। ये आपका अधिकार है, ये आपके बच्चों का अधिकार है। आज तो हमें अधिकार मिला है, लेकिन 100 साल पहले ही सावित्रीबाई फुले ने यह काम करके दिखाया था। आज तो हमें संविधान ये अधिकार देता है, बट उस समय सावित्रीबाई फुले ने स्वयं किया। लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनको गंदे शब्द बोले गए, उनके ऊपर कीचड़ उछाले गए, तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपने साथ-साथ अपनी पति का साथ लेकर अपने साथ-साथ और औरतों को भी शिक्षित किया। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि सही काम में विरोध तय है। कभी भी आपको समाज की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। जब आप कोई भी सही काम करने जाओगे, समाज आपका आलोचना करेगा ही करेगा। विरोध तो तय है, विरोध लोग करेंगे ही, बट आपको रुकना नहीं है। क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने निकली, तो समाज ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि उनका अपमान किया। लेकिन उन्होंने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र में बदलाव हमेशा असहज होता है। कभी भी बदलाव सहजता के साथ नहीं मिलता है। आप कुछ बदलाव करिए, फिर देखिए समाज आपके ऊपर क्या कीचड़ उछालेगा। आपको कितना बड़ा बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहेगा। बट आप बदलाव की तरफ आगे बढ़िए, सही बदलाव की तरफ आगे बढ़िए। हमेशा आप सही रहिए तो आगे बढ़िए। पीछे बोलने वालों को बोलने दीजिए। ये सीख हमें मिलती है सावित्रीबाई फुले से। क्योंकि हमारा इसको पॉलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 ए जो कि एक हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सामाजिक सुधारक वही होता है जो बहुमत की सोच से टकराने का साहस रखे। क्योंकि अगर आप समाज में कुछ अच्छा करने जाओगे, तो आप अकेले रहोगे और समाज के बहुत सारे लोग आपके अपोज़िट रहेंगे। बट आपको डटे रहना है, अपने आप को आगे ही बढ़ाना है, आगे आप ही इतिहास लिखोगे। आप ही आगे अच्छा काम करोगे, फिर वो समाज भी आपको धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लेगा।
सही निर्णय लोकप्रिय नहीं होता, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को अनुरूप होता है। अब तीसरा सीख हमें ये मिलता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं, अवसर है। यह लाइन हमारे यूपीएससी मेंस के हिस्से में आ सकता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं, अवसर है। अब इसको समझते हैं। मौका मिले तो महिलाएँ समाज बदल देती हैं। केवल एक लोग आजकल बहुत सारे स्कीमें चलाई गई कि महिला को सशक्तिकरण किया जाए। भाई ये तब भी एक नारा नहीं था, जब सावित्रीबाई फुले थी, जब उन्होंने शुरू किया महिला सशक्तिकरण, उन्होंने एक नारे से नहीं शुरू किया था। उन्होंने एक एक अवसर देखा, जिसे अपॉर्च्युनिटी देखा था कि महिलाएँ भी आगे बढ़ सकती हैं। सावित्रीबाई फुले ने यह साबित किया कि महिलाएँ कमज़ोर इसलिए नहीं है कि उन्होंने क्षमता नहीं है, उनके अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए कमज़ोर हैं कि उनको कोई अवसर नहीं दिया, उनको घर की चारदीवारी में ही बंद करके रखा गया। उनको अवसर तो दो, वो आगे बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। आज के समय में संविधान ने हमको अधिकार दिया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 39 डी में हमको समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर उसी पद पे एक औरत काम कर रही है, उसी पद पे एक पुरुष काम कर रहा है, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि औरत है तो इसको कम वेतन दिया जाए और पुरुष है तो इसको ज़्यादा वेतन दिया जाए। पुरुष महिला को सेम वेतन दिया जाएगा। ये आज के समय में हमारा अधिकार है। ये हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया है। सावित्रीबाई फुले ने कानून से पहले ही समान अवसर का प्रयोग करके दिखाया था। उनसे ये सीख मिल रहा है हमको। 4th नंबर ये सीख देती है सावित्रीबाई फुले के जीवन से ये सीख मिलती है कि बोलना नहीं, करना ज़रूरी है। इसको क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ़ भाषण देने वाली सुधारक नहीं थी। उन्होंने स्कूल भी खोले, विधवाओं के लिए आश्रय गृह भी बनवाए, सामाजिक संस्थाएँ भी खड़ी की और लोगों को शिक्षित भी किया, औरतों को आगे बढ़ के पढ़ाया भी। इसीलिए बोलना नहीं, करना ज़रूरी होता है। सावित्रीबाई फुले का जीवन बताता है, नीति तभी सफल होती है जब वह ज़मीन पर उतरे। आजकल का क्या है, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए कि सरकार भी तो गाँव को डेवलप करने के लिए सबको बहुत सारे बोलती रह स्कीमें आती हैं, बट गाँव लेवल तक नहीं उतर पाती हैं। हम औरतें भी बोलने को तो बोलती हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन सब लोग उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हैं। ग्रामीण स्तर तक भी वो चीज़ें जानी चाहिए। वो नीति सफल तभी मानी जाएगी जब ज़मीन स्तर तक जाएगी। आपकी शिक्षा अगर पढ़ी-लिखी औरत शहरों में है, अगर उसकी शिक्षा तभी महत्वपूर्ण मानी जाएगी अगर वो गाँव स्तर पर भी जाके लोगों को शिक्षित कर रही है, वहाँ की औरतों को शिक्षित कर रही है, उनके अधिकार बता रही है, तब वो नीति सफल मानी जाएगी। केवल भाषण देने से नहीं होता है। और सावित्रीबाई फुले से 5वां सीख ये मिलता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमें किसी की सेवा करनी है, तो हमें जाति, डर और बीमारी से ऊपर उठ के उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई निम्न जाति का लो है, बीमार है, रोड पे पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, अरे! ये निम्न कास्ट का है, नहीं मुझे डर लग रहा है, इसको ये बीमारी है, मुझे हो जाएगी, तो हम इसकी सेवा नहीं करेंगे। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। प्लेग के समय जब लोग जाति और छुआ-छूत के नाम पर मरीजों से दूर भाग रहे थे, तो सावित्रीबाई फुले ने एक बीमार बच्चे को कंधे पर उठाया और उसको हॉस्पिटल पहुँचाई और उसी से संक्रमित होकर उनका डेथ भी हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बट उन्होंने ये नहीं डरा कि ये रोग मुझे लग जाएगा। उन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना। आज के समय में हमारा संविधान हमें हम सारे भारतीयों को अधिकार देता है, ये कभी नहीं मानता कि निम्न है कि उच्च है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये गरिमा और जीवन जीने का अधिकार देता है। हम अपना कोई भी चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, सबको अपना जीवन और गरिमा का अधिकार है। गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकता है। और 6 नंबर सीख हमें ये मिलती है कि समानता कानून से नहीं हमारी सोच से आती है। संविधान समानता की गारंटी देता है, इक्वालिटी की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है। लेकिन सावित्रीबाई फुले यह जानती थी कि अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो कानून सिर्फ कागज़ पर रह जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे प्रिएम्बल में, हमारे प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। लेकिन अगर हमारे अंदर सामाजिक चेतना नहीं है, तो वो सब वर्ड बस किताबों में ही छप के रह जाएँगे। हमारे अंदर भी हमारी सामाजिक चेतना, हमारे अंदर चेतना में भी ये शब्द होने चाहिए कि बंधुत्व, भाईचारा, ये सब समानता, ये सब हमारे दिमाग में भी होना चाहिए। तब हम किसी को समानता के बराबर मान पाएँगे। उन्होंने क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को माध्यम बनाया ताकि सोच बदले, व्यवहार बदले और समाज बदले। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, तो आपका सोच ज़रूर बदलेगा, आपका व्यवहार भी बदलेगा, समाज भी बदलेगा। 7th नंबर उनसे ये सीख मिलती है कि बलिदान ही बदलाव की कीमत है। सावित्रीबाई फुले ने ना आराम चुना, ना सुरक्षा, उन्होंने बस संघर्ष किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे सिक्योरिटी मिले, क्योंकि उनके ऊपर पत्थर भी फेंके जाते थे, कीचड़ भी उछाला जाता था, फिर भी बट वो आगे बढ़ती रहीं क्योंकि उनको बस उनके पति का साथ था, उसी बेसिस पे आगे बढ़ती रहीं, उन्होंने कभी आराम नहीं चुना।
उन्होंने साबित किया सामाजिक न्याय बिना व्यक्तिगत बदलाव के नहीं आता। जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आप समाज को नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को बदलाव करिए, आप संघर्ष करिए। जब आप संघर्ष करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तभी आप किसी समाज में जाके समझा सकेंगे, किसी को बोल सकेंगे कि हाँ, संघर्ष से ये चीज़ मिलती है। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले हमें यह नहीं सिखाती कि संविधान क्या कहता है, वह यह सिखाती हैं कि संविधान के मूल्य कैसे जिए जाते हैं। अगर शिक्षा, समानता और मानवता हमारे व्यवहार में आ जाए, तो वही सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब हम लोग देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले के ऊपर एग्ज़ाम में क्या-क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या-क्या हमें याद रखना चाहिए? जैसे कि अगर आप प्री के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप याद रखिए इस सावित्रीबाई फुले टॉपिक से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आप उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं कि उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, उनका मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुआ था। वो पहली महिला शिक्षिका थी भारत की। उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। उनका पुस्तक का नाम काव्य फुले था। मेंस के लिए पूछा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और महिला मुक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया। इसको एक्सप्लेन करने को दे सकता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे मूल्य आपको समझ में आए होंगे। तो एथिक्स जीएस 4th पेपर में ये सारे वर्ड पूछे जा सकते हैं कि करेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, मोरल लीडरशिप क्या होती है, सर्विस बिफोर सेल्फ क्या होती है। सावित्रीबाई फुले इतिहास की किताब नहीं, आज की हर पढ़ती हुई बेटी की पहचान है। अगर हम सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो एक ही काम करना होगा। हर बच्चे को शिक्षा देनी होगी, हर बेटी को बराबरी का हक देना होगा। बराबरी का हक बस घर में नहीं होता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने का हक देना होगा कि बेटा तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम आगे बढ़ो। हम बीच में नहीं आएँगे बट अच्छे पथ पे चलो, आप उनका सपोर्ट बनिए। उनको पीछे मत करिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनका सपोर्ट बनिए। सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ आप सबको। अब इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और इससे रिलेटेड पीटी में जो सारे सवाल आ सकते हैं, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू।